हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अवेलेबल हो जाए तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज और सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। जो बाकी है उसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जुड़कर अपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए, यही हम आशा रखते हैं। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? देखिए, पूर्णतः सरकारी सेवा कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। स्वास्थ्य सेवा, देखिए इस तो सरकारी सेवा भी है और प्राइवेट स्तर पर भी लोग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है शिक्षा सेवा, ये प्राइवेट स्तर पर भी है और सरकारी स्तर पर भी है। यहाँ बात कर रहा है पूर्णतः सरकारी, तो शिक्षा भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ये सरकारी थोड़ी ना है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में है ना। ऑप्शन सी है सैन्य सेवा। जी हाँ, सैन्य सेवा इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सैन्य सेवा कोई प्राइवेटाइजेशन इसका नहीं है, यह सरकारी सेवा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा सेवा, दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग सेवा, तीसरा ऑप्शन है यातायात सेवा और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा। तो इसमें ऑप्शन पे हम लोग अगर ध्यान दें तो बैंकिंग जो है प्राइवेट या सरकारी दोनों होता है, यातायात भी, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही लग रहा है, परंतु अगर किसी एक पर विचार किया जाए तो शिक्षा सेवा ज़्यादा सही माना जाएगा क्योंकि शिक्षा सेवा जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं में ही दिया जाता है और इस शैक्षणिक संस्थाओं से ही प्राप्त जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त सर्टिफिकेट ही मान्य होते हैं। अगर इस आधार पर देखा जाए तो सरकारी सेवा के अंतर्गत हम लोग शिक्षा सेवा को रख सकते हैं। और इससे पहले वाला सवाल था तो उसमें पूर्णतः सरकारी सेवा पूछ रहा था, तो ये सैन्य सेवा होगा। स्पष्ट हो गया। अगला सवाल बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, देखिए परिवहन, संचार, वाणिज्य, ये तीनों प्रकार के कार्य जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र और ऑप्शन सी है इनमें से दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? देखिए, सैन्य सेवा और रेलवे दोनों सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50% से अधिक, यानी 50% से अबव जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में। अगला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, भारत की अधिकांश जनसंख्या
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। यानी भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। अगला सवाल है, विश्व के विकसित देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो उसका आंसर है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि कार्य सालों भर नहीं होता, लगभग 2 से 3 महीने का जो बीच का समय होता है उसमें किसानों को कोई कार्य नहीं होता है, जिसके कारण छिपी हुई बेरोजगारी जो है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल है, रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास कितने क्षेत्र है? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3। अगला सवाल है 14 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक जो है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक है उद्योग से संबंधित क्षेत्र, तृतीयक है सेवा क्षेत्र, चतुर्थक जो है वो हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा भी सेवा क्षेत्र में ही आता है। अगला सवाल है 15 नंबर, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? तो काम का कानूनी अधिकार किस योजना के तहत मिलता है ग्रामीणों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरेगा। ठीक है, मनरेगा एक योजना है जिसके तहत 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती है लोगों को। अगला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना % है? इसका उत्तर है 18.5%। ठीक है, अगला सवाल है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है किस क्षेत्र में? तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल है 18 नंबर, एक अर्थव्यवस्था के आधार संरचना का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का मतलब कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, है ना, यानी कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों क्षेत्र मिलकर किसी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, उसकी आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा, रेल सेवा सरकारी, लेकिन इसका ऑप्शन सी जो है ये है मॉल सेवा, ये सरकारी नहीं है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो मॉल निर्मित होते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी की होती है ना, तो ये प्राइवेट सेवा है। अगला है 20 नंबर, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या होती है अधिकांशतः किस कार्य में संलग्न होती है? तो इसका आंसर है कृषि कार्यों में। अगला सवाल है 21 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है 100 दिनों के लिए। देखिए, इस चैप्टर में आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी, इस तरह से सवाल है। तो इसका आंसर है 1989 में। ठीक है, 1989 में यह योजना लागू की गई थी। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसी को हम लोग मनरेगा कहते हैं। ठीक है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन था मनरेगा, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2009 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में।
ठीक है, यानी मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर है, इनमें रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? रोजगार सृजन का मतलब होता है कि नए रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है काम के बदले अनाज, दूसरा ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह, तीसरा ऑप्शन है मनरेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है, जिसको पहले नरेगा कहा जाता था, फिर महात्मा गांधी के नाम पर इसको मनरेगा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1997 में, दूसरा ऑप्शन है 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 1990 में और चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर है, स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया था? स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में, 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल है, इनमें किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? देखिए, भारत को ही युवा देश कहा जाता है क्योंकि भारत में युवा वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए भारत को अग्रणी युवा देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर, और इनमें से कोई नहीं और इनमें से दोनों। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण में काफ़ी आगे है और बेंगलुरु को इसका आईटी हब भी कहा जाता है, यानी बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा इसका निर्माण होता है और भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माता और निर्यातक दोनों है। अगला सवाल है 32 नंबर, विश्व में बाह्य स्रोती के लिए यानी आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश है? कौन सा है? यानी विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत में यहाँ सब कुछ, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ज़मीन है, संसाधन है और सस्ते मजदूर भी है। तो सबसे अच्छा साधन यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, अगला सवाल 33 नंबर, भारत में सेवा के क्षेत्र की शुरुआत यानी भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। ठीक है, सेवा क्षेत्र की शुरुआत 1980 के दशक में। अगला सवाल है 34 नंबर, भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे, क्योंकि परिवहन सेवाओं में अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक संख्या में किसी परिवहन का अगर यूज होता है तो रेलवे होता है। रेलवे सबसे ज़्यादा लोगों को मतलब परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला सवाल है 35 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, मुख्य स्रोत की जहाँ तक बात की, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी होना जरूरी है किसी व्यक्ति के विकास के लिए। मानव पूंजी के अंतर्गत ज्ञान, कौशल और अनुभव सभी। मानव पूंजी का विकास होता है प्रशिक्षण से, सूचनाओं में पूंजी निवेश से, शिक्षा में। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी ही होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आवश्यक है। अगला प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें
क्या है? तो ऑप्शन है वस्त्र आवास, दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, ऑप्शन सी है पर्याप्त भोजन। देखिए, किसी भी व्यक्ति को मानव पूंजी के निर्माण में, मतलब मानव को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए जरूरी है कि उसे वस्त्र, आवास, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और उसे पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य और इनमें से सभी। इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा देखना है तो इसको स्किप करके आप देख सकते हैं या फिर बैक करके इसको पुनः देख सकते हैं, है ना। आगे है 40 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। कौन कौन है? तो क्या बोलते हैं, मतलब भोजन, है ना, कपड़ा यानी वस्त्र, उसके बाद है स्वास्थ्य, उसके बाद है शिक्षा, और उसके बाद है चिकित्सा की जो सुविधाएं होती है वो आवश्यक है, तब जाके मानव पूंजी का निर्माण होता है। प्रशिक्षण, ये सब भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा, जो मुफ्त शिक्षा भी है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु को वाले बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत फ्री माने मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे है 42 नंबर, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक सेवाएं महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण। देखिए, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। एक स्वस्थ व्यक्ति ही इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? शिक्षा को भी ऊर्जा उसमें तभी होगी जब स्वस्थ होगा, अच्छा पर्यावरण में। इस तरह से सबसे सटीक आंसर जो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। 1991 का जो नई आर्थिक नीति भारत में लागू की गई थी, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके तहत भारत में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। 44 नंबर है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा प्रारंभिक शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत, बिल्कुल, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। आगे, विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? यानी पिछले बीते कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। 21वीं सदी में किस देश को युवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत को। अगला सवाल है, आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किन देशों पर पड़ा है? विकसित, अर्धविकसित, विकासशील या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जो है वो किस देश पर पड़ा है? तो इसका आंसर है विकासशील देशों पर। अगला सवाल है, आर्थिक मंदी के कारण कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र। देखिए, इसके पहले जो नेक्स्ट 48 नंबर जो सवाल था, आर्थिक मंदी का बुरा असर जो है किस पर पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देशों पर, क्योंकि विकसित देश सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। अगर सेवा क्षेत्र आर्थिक मंदी में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से विकसित देशों के अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देश, क्योंकि विकासशील देशों में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, तो ये
खुद को संभाल सकने में सक्षम होती है कि नहीं? तो उसका आंसर हो जाएगा विकसित देश, और 49 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, जिसको भारत का आईटी हब कहा जाता है। इस प्रकार ये टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस चैप्टर का। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।